क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण अछूत हो चले हैं? ये सवाल इंटरनेट पर जोरों से उछल रहा है। तमाम आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये असहज कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है और कहा भी जाता है कि बीजेपी तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने तो गैर ब्राह्मणों को अपनी गद्दी से हमेशा से ही वंचित रखा है। फिर मोदी जी के रहते हुए ब्राह्मण अछूत कैसे हो सकते हैं? उल्टा भाजपा वाले तो मुसलमानों को देश से बाहर करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते फिरते हैं। हालांकि देश को मुस्लिम मुक्त करवा पाते उससे पहले भाजपा ब्राह्मण मुक्त राजनीति के रास्ते पर जरूर चल पड़ी है। कैसे? दरअसल देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु की किसी भी प्रमुख पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। 234 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। न राज्य में सरकार चला रही डीएमके ने, न कांग्रेस ने, न विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके ने, और न ही सत्ता में आने का सपना देख रही मोदी शाह वाली बीजेपी ने। डीएमके के तो नाम में ही द्रविड़ लगा हुआ है, यानी कि बहुजन। उनकी पूरी राजनीति ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ रही है, तो समझ आता है कि डीएमके ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा। लेकिन अन्ना द्रमुक, कांग्रेस और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ? वैसे एआईएडीएमके के संस्थापक एमजी रामचंद्रन थे, जो नायर समुदाय से आते थे, यानी कि शूद्र द्रविड़। लेकिन उनके बाद पार्टी की कमान संभालने वाली जयललिता तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार से आती थी। वो मरने के दिन तक 6 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। वो तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर थी। जब तक वो जीवित रही तब तक तमिलनाडु के ब्राह्मण आंख मूंद कर अन्ना द्रमुक को वोट देते रहे। लेकिन गजब की बात यह है कि आज उसी अन्ना द्रमुक ने एक भी ब्राह्मण को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है। जयललिता के निधन के बाद लगभग 10 सालों में एआईएडीएमके ने ब्राह्मण समुदाय से केवल एक उम्मीदवार रिटायर्ड डीजीपी आर नटराज को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। हालांकि आखिरी बार वो चुनाव हार गए। इसके बाद अन्ना द्रमुक ने ब्राह्मणों से तौबा कर लिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी भी किसी ब्राह्मण को टिकट देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जैसे बाकी राज्यों में भाजपा के लिए मुसलमान अछूत हैं, क्या उसी तरह तमिलनाडु में ब्राह्मण हो चले हैं? जाहिर सी बात है, बाकियों की तरह ब्राह्मण वोटों की परवाह भाजपा को अब नहीं रही है। सोचिए, 4 दिन पहले बनी फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके, उसने 234 सीटों में से 2 सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिए हैं। इसी तरह सीमान की एनटीके ने 6 सीटों पर ब्राह्मणों को उतारा है, लेकिन भाजपा ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। मुस्लिम मुक्त भारत करने चले मोदी शाह क्या अब ब्राह्मण मुक्त की तरफ डाइवर्ट हो चले हैं? ये बात सचमुच हैरान करने वाली है। लेकिन करें तो क्या करें? बहुजनों की राजनीति अपनी तरफ इस तरह खींच रही है कि भाजपा को भी अपना रंग बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरह तमिलनाडु में भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, अन्ना द्रमुक सब एक मत हैं कि ब्राह्मणों की राज्य विधानसभा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये रुझान मुख्यधारा की राजनीति में ब्राह्मणों के हाशिए पर जाने का संकेत भी दे रहा है? यूजीसी जैसा फैसला भी क्या इसी की एक झलक है, जो भाजपा के बदलते रुख को दर्शाती है? वैसे तमिलनाडु की राजनीति देखें तो वहां द्रमुक प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अन्ना द्रमुक की प्रमुख जयललिता का निधन हुआ तो ब्राह्मण होने के बावजूद उन्हें हिंदू रीति रिवाज से जलाया नहीं गया, बल्कि द्रविड़ पद्धति से दफनाया गया। भाजपा में देखेंगे तो अक्सर मोदी की खिलाफत करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी तमिल ब्राह्मण हैं। तमिलनाडु में भाजपा के आराध्य चो रामास्वामी ब्राह्मण थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी अपना आराध्य भी मानते थे। सबसे बड़े फिल्म स्टार कमल हासन ब्राह्मण हैं, लेकिन घोषित तौर पर खुद को नास्तिक बताते हैं। कांग्रेस की सरकार में पंचायती राज्य मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर भी इसी फहरिस्त में आते हैं। इसी तरह वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम तमिल ब्राह्मण हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी तमिल ब्राह्मण हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तमिल ब्राह्मण हैं। बावजूद इसके तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को टिकट न देना आखिरकार दर्शाता क्या है? अगर तमिलनाडु में लोगों के दिलों में उतरना है तो ब्राह्मणवादी सनातनी मोह का पूरा अंतर्मन से परित्याग करना होगा। क्या इसी वजह से बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को एक झटके में अछूत बना दिया है? हालांकि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। सामाजिक न्याय के सुर जितने तमिलनाडु में बुलंद हुए, उतने शायद देश में कहीं पर भी नहीं हुए। ईवी रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को, छुआछूत के खिलाफ और यहाँ तक कि अंधविश्वास के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ बहुत ही संघर्ष करके राजनीतिक रूप दिया और आंदोलन खड़ा किया।
उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन की जड़ों को इतनी गहराई दी जिसे उखाड़ने की कोशिश में बड़ी बड़ी पार्टियां उखड़ गईं। बाद में सीएम अन्नादुरई और एम करुणानिधि ने इसे सत्ता की राजनीति में बदला। आज तमिलनाडु के कई मंदिरों के ठीक बाहर पेरियार की मूर्तियां लगी हैं। लोग पहले पेरियार को प्रणाम करते हैं और फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर पेरियार नहीं होते तो ब्राह्मणों ने कभी मंदिर की चौखट को छूने भी नहीं दिया होता। 20वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में हाल ये था कि दलित ओबीसी गलियों में चल नहीं सकते थे और अगर गुजरना ही पड़े तो जूते चप्पल नहीं पहन सकते थे। ब्राह्मणों की छाया तक को छूना मना था। महिलाएं अपने स्तन तक नहीं ढक सकती थीं। दलित ओबीसी धूप में छाता लेकर नहीं चल सकते थे। शूद्र महिलाएं ब्राह्मणों के सामने जेवर नहीं पहन सकती थी। पुरुष अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। सार्वजनिक कुओं और तालाबों का पानी नहीं ले सकते थे। ये सारे अधिकार द्रविड़ों को एक एक करके पेरियार के आंदोलन के बाद मिलने शुरू हुए, जिसे बाद में अन्नादुरई और करुणानिधि ने कानूनी तौर पर सुनिश्चित किया। इस आंदोलन के असर की वजह से तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने शिक्षण संस्थानों में 50% आरक्षण लागू किया। इन्हीं सब वजहों के चलते पेरियार तमिलनाडु में एक व्यक्ति नहीं ईश्वर बन गए। तमिल राजनीति में ब्राह्मणवाद के विरोध ने एक ऐसा वैचारिक आधार बनाया कि आज बीजेपी जैसी पार्टी भी सियासी तौर पर ब्राह्मणों से तौबा कर रही है। आपको क्या लगता है, तमिलनाडु से निकला संदेश भाजपा को कहीं उत्तर भारत में महंगा तो नहीं पड़ने वाला है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें।